नमस्कार। 4 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है। दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी तैयारी में जुट गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर सीहोर जिले से है, जहां प्रसिद्ध देवी मंदिर मां विजयसिंह धाम में देर रात चोरी हो गई। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट, मेवाड़ी और कन्हैया कुमार के अलावा कई अन्य नेताओं को भी जगह मिली है। बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता की भी घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर गुजरात चुनाव की सूची जो है वो जारी हो चुकी है। यहाँ पर कई तमाम बड़े नेताओं को जगह मिली है। वहीं गुजरात चुनाव बड़ी ही बात करें तो विवादों में भी बना हुआ था और यहाँ पर आज सूची जारी कर दी गई है। 2 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ पर कई बड़े नेताओं को यहाँ पर जो है सीट मिली है। बता दें कि यहाँ पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पर जगह मिली है। तो गुजरात चुनाव काफी समय से विवादों में बना हुआ था और इसकी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, गुजरात चुनाव देखा जाए तो पहले भी बड़ा ही विवादों में रहा है और गुजरात चुनाव पर सबकी निगाहें थी और अब इसकी सूची जारी कर दी गई है। आप किस तरीके से गुजरात चुनावों को देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात का चुनाव एक बहुत ही अहम चुनाव है देश में, क्योंकि गुजरात के साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, हिमाचल में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन गुजरात को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने मॉडल को पूरे देश में बताती है, तो इसको लेकर के गुजरात का चुनाव एक बहुत ही अहम और मुख्य चुनाव हो जाता है। क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव का असर सीधे तौर पर इन आने वाले आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जो 2024 में है, इसको लेकर के भी गुजरात का चुनाव बहुत ही मुख्य और अहम माना जा रहा है। और सूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो सूची में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है उसमें मुख्य लोगों को जगह वहां पर दी गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस वहां पे क्या नया परिवर्तन ला सकती है और किस प्रकार से जो सूची में नाम दिए गए हैं ये किस प्रकार से वहां प्रचार करके जनता के वोट ले सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, तो गुजरात में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आप पार्टी भी एंट्री करना चाहती है। आप पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात में भी एंट्री करने का यहाँ पर धावा बोल दिया है और उस तरीके से हम बात करें कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो क्या लगता है आप भी अपनी जगह बना सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात में जो है बहुत ही मुख्य चुनाव है और कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव जो है वह बहुत ही मुख्य इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस बार वहां पर आम आदमी पार्टी अपने मजबूती से पेश आ रही है और अपना दावा बहुत ही मुख्य रूप से वहां पर वह जा रही है और सघन प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन या अन्य प्रकार के जो प्रचार है वह आम आदमी पार्टी वहां लगातार सतत कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी मुख्य धारा में वहां जुड़ गई है और वह सीधे तौर पर टक्कर भारतीय जनता पार्टी को और अन्य राजनीतिक दलों को दे रही है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वोट बैंक को लेकर के, तो जिस प्रकार से वहां पर वोट बैंक युवाओं का वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है और कई ऐसे मतदाता हैं जो अभी
18 वर्ष के हो जाएंगे वह प्रथम अपना वोट पार्टियों को, राजनीतिक दलों को देंगे। तो सबसे बड़ा निर्णायक जो भूमिका है वह कहीं ना कहीं युवा मतदाता जो है वो वहां पर तय करेंगे। तो इसलिए वहां पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि उन जो वोटर मतदाता हैं जो 18 साल के अभी हुए हैं और जो प्रथम बार वोट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन को देखते हुए हो सकता है कोई अन्य दल में वोट कर दें। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके नतीजे जब आएंगे तो 8 तारीख को यह चीज स्पष्ट हो जाएगी। जी। जिस तरीके से गुजरात में मोरबी हादसा भी हुआ था, तो क्या भाजपा पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मोरबी हादसे को लेकर के जिस प्रकार से जांच कराई गई है, जांच हो रही है और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार ने करने के लिए बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ की वर्तमान सरकार होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना गुजरात का मॉडल पूरे देश में बताती है, तो उस राज्य में इस प्रकार की घटना घटित होना एक बहुत ही दुखद घटना जो घटित होती है, तो उसमें मैसेज पूरे देश और विश्व में भी जाता है। और जहां पर ऐसी सरकार हो जो लगातार वहां कार्य कर रही हो, कई वर्षों से वहां जमी हुई हो, तो उस पर तो सवालिया निशान विपक्ष जरूर उठाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोरबी हादसे को लेकर के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता के प्रति, जनता को रोष व्याप्त है और हो सकता है कि वह वर्तमान सरकार को इस जो विषय है इस पर सबक भी सिखाए। तो ये मोरबी हादसा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सिरदर्द तो बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की गुजरात में सूची जो है वो जारी कर दी है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा में कोई प्रशासनिक अधिकारी मुझसे नहीं मिली है और न ही मुझे कोई सुरक्षा दी गई है। यदि सरकार ने मुझे सुरक्षा नहीं दी तो मैं मकान खाली कर दूंगा। ये सुरक्षा का ही मामला नहीं है। मैंने जनता की लिए सेवा के लिए कई बार पत्र भी लिखे हैं, फिर भी किसी तरह का जवाब नहीं मिला। सरकार मेरा अपमान कर रही है। गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम हमारी वो चिंता करते हैं मित्रता के नाते, पड़ोस के नाते। लेकिन सवाल जब कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, मुझे जहाँ जाना था जा नहीं पाया, ये लगातार सुरक्षा के अतिरिक्त भी मामले हैं। छोटे छोटे मामले अगर हम मुद्दा कोई लिखते हैं तो अधिकारी कर्मचारी को क्या निर्देश है कि वो सुनते नहीं, पत्र का जवाब नहीं देते। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, उससे पूर्व अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के काल में भी अनेक निर्देश जारी हुए शासन के द्वारा कि विधायकों को, सांसदों के पत्र अगर मिलते हैं तो प्राप्ति का सूचना दें, अलग है उसको रजिस्टर्ड करें और काम होने लायक है तो काम करके उनको बताएं, अन्यथा नहीं जो है तो स्थिति से अवगत कराएं। वो पत्र मैंने जनता के समस्याओं के बारे में भी लिखे हैं, केवल सुरक्षा के बारे में मैंने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन जो विधिवत नियम के तहत है वो सुविधाएं तो मिलना चाहिए। और नहीं है, अगर नहीं है नियमों में तो इससे अच्छा है तो मैं समझ लूंगा कि हमें अपनी स्वयं व्यवस्था करना तो करूंगा, सरकार के भरोसे थोड़ी ही मैं रहूंगा, लेकिन इस तरह का अपमान कराना उचित नहीं है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा जाए तो यहाँ पर गोविंद सिंह ने यहाँ पर सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, साथ में अपमान करने का यहाँ पर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहना है गोविंद सिंह का? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि लगातार सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और कई जो जन मुद्दे हैं उन पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन आज तक अधिकारियों ने उसका जवाब नहीं दिया। जो नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया। कहीं न कहीं जो उनको सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए थी वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। उन्हें खतरा बना रहता है और जो वो दौरे पर जाना चाहते हैं वो दौरों पर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि या कि सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए या कि वह जो सरकार द्वारा उन्हें निवास दिया गया है वो निवास छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे और अपनी सुरक्षा वह खुद कर लेंगे।
सरकार के भरोसे नहीं है, तो निश्चित तौर से सरकार पर एक गंभीर आरोप है कि एक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है और उन्होंने सीधे तो गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही है सरकार उनको, और अपमान करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यहाँ पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही है सरकार, और उनको कई दौरों पर जाना था, लेकिन जिस वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार पर यहाँ पर कई गंभीर आरोप गोविंद सिंह जो है वो लगाते हुए नजर आए। साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता की सेवा के लिए कई बार पत्र भी लिखे, फिर भी किसी तरह का जवाब नहीं मिला है और सरकार उनका अपमान कर रही है। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता कृष्णा शर्मा का। कृष्णा, जिस तरीके से यहाँ पर गोविंद सिंह ने आरोप लगाए हैं सरकार पर, तो जिस तरीके से सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही, उनका ये आरोप है, तो क्या लगता है किस कारणवश ये हालात बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब 2023 में विधानसभा चुनाव में है और उसको देखते हुए आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर गोविंद सिंह भारत जोड़ो यात्रा के ही तर्ज पर एक यात्रा निकाली थी उन्होंने, और यात्रा के बाद उन पर हमला भी हुआ था। उस बात का वो भी जिक्र कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं है, उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा जा रही है, तो यहाँ कौन सुरक्षित होगा। इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि लगातार जनमुद्दे के वो सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, गोविंद सिंह यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर नजर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहाँ पर गोविंद सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इन चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इस बीच कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने यहां से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्मानंद नेताम पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। बताया जाता है कि 17 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के नामांकन में पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल होंगे। बीजेपी की कोशिश है कि सीट पर जीत हासिल की जाए। एक साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सीट पर जिस दल को जीत मिलेगी उसके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में किसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि पार्टी ने उन पर उम्मीद जताई है, जिसमें वे निश्चित ही खरे उतरेंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को जनता समझ चुकी है। आदिवासियों के आरक्षण में कटौती से लेकर किसान को धोखा देने का कार्य प्रदेश सरकार की बड़ी लापरवाही में से एक है। आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव का भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित किया गया, प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं छोटे से कार्यकर्ता, पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया और जिस तरह से विश्वास किए हैं उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। तो छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। उस बीच कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है।
तो छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तैयारियां यहां पर जोरों से चल रही हैं। फिलहाल कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में और यहां पर भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिया है, लेकिन देखा गया 2018 में भी तो यहां पर कांग्रेस ने ही सीट हासिल की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो क्या बीजेपी इस बार इस सीट पर अपना नाम कर सकती है। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उस तरीके से तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से की जा रही है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मौसम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, देखा जाए कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन पहले जब 2018 में देखा गया तो यहां पर जिस तरीके से चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने ये सीट हासिल की थी और इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहाँ पर क्या लगता है कि बीजेपी इस बार उपचुनावों में इस सीट पर हासिल कर पाएगी? कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है। हालांकि भाजपा ने जो प्रत्याशी अभी मैदान में उतारा है वो इससे पहले विधायक रह चुके हैं, वो जीत हासिल कर चुके हैं, मगर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार पूरी छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है। कांकेर के तीनों विधानसभा सीट में कांग्रेस के विधायक हैं, इससे काफी मुश्किल होगा भाजपा के प्रत्याशी को जीत दर्ज करना। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ आदिवासी जो समाज है वो कांग्रेस सरकार से नाराज है, इसके वजह से लगभग सैकड़ों की संख्या में वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। हर गांव से एक प्रत्याशी नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं और एक साथ नामांकन फॉर्म भरने पहुंचने वाले। इससे इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा और देखा जा सकता है कि कौन जीत दर्ज करेगी, ये भविष्य ही बताएगा। जी, तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आदिवासी वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से काफी ज्यादा नाराज चल रहा है, तो जिस तरीके से 2023 में भी विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो क्या असर उन चुनावों में भी देखने को मिल सकता है? जी, आदिवासियों का साफ कहना है कि वो 2023 चुनाव को लेकर ही अभी से तैयारी कर चुके हैं और वो तैयारी करने के लिए ही अभी नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं और नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में नामांकन फॉर्म भर करके वो ये चुनाव रद्द कराने की सोच पाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन देखते हैं कि क्या करती है इस पर, जिसके बाद चुनाव की लेके नजर आएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और दोनों प्रत्याशी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर दोनों ही भाजपा कांग्रेस दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा ने अपना दावेदार उत्तर दिया है जो 17 को नामांकन फॉर्म भरने के लिए अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस भी जल्द ही अपनी प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी के बेटे कल नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। वो नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद ये बोले हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी वह सर्वमान्य होगा और पार्टी के निर्णय के बाद ही वो नामांकन फॉर्म भरने पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौसम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए यहाँ पर नजर आई। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो खबर सीहोर जिले से है, जहां प्रसिद्ध देवी मंदिर मां बिजासन धाम में बीती रात चोरी हो गई। चोर यहाँ नोटों से भरी करीब 6 बोरियां ले भागे। ये राशि स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी, जहां का ताला तोड़कर चोर नोटों की बोरियां ले भागे। वहीं जांच के दौरान नोट से भरी 2 बोरियां रोपवे पर पड़ी मिली हैं। बताया जाता है कि 4 बोरियों में करीब 8 लाख रुपए से अधिक की राशि होने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। चोरों की वारदात की सूचना मिलते ही आईजी, एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अपना मंदिर पहुंचा। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष का कहना है कि चोर अपने साथ नकदी ही ले गए हैं। सोने चांदी के आभूषणों को चोरों ने नहीं छुआ। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में अब मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। असल में 4:15 साढ़े 4 के बीच में मुझे सूचना मिली, जो सचिव है रामकिशोर जी दुबे, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे मंदिर के स्ट्रांग रूम के ताले टूटे हुए मिले हैं। तो मैंने तत्काल टीआई रेहटी को फ़ोन किया, एसडीओपी साहब को फ़ोन किया
एसपी साहब को फ़ोन किया, फिर एडीएम साहब को फ़ोन किया और कलेक्टर साहब को सूचना दी। तो इस तरह से सारे प्रशासन के लोग आ चुके हैं और एसपी साहब, आईजी साहब और तमाम नीचे के अधिकारी, तो वो सारे लोग मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल जो हमने अंदर जाके चेकिंग की है उसके अनुमान है कि एसपी साहब अभी जो बता रहे थे कि 5-6 बोरी के करीब उन जो नोटों की बगरगिनी रखी हुई थी उनको वहाँ 2 लोग ले जाते हुए कैमरे में दिख रहे हैं। एक बोरी स्ट्रांग रूम के गेट के भाई सामने रखी मिली और एक रौबे के यहाँ प्राप्त हुई है, झोले में रखी हुई। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, प्रसिद्ध देवी मंदिर बिजासन धाम में चोरी का मामला सामने आया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, राजधानी से 75 किलोमीटर दूर देवी बिजासन धाम है, सल्कनपुर का प्रसिद्ध मंदिर है माता जी का। वहां पर हजारों की तादाद में लगभग रोजाना श्रद्धालु जाते हैं और दान डेली बहुत होता है। यहाँ पे सल्कनपुर के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात चोरों ने जो गर्भगृह है वहां से जो दान पेटी के पैसे थे वो बिना गिरे हुए बोरियों में रखे हुए थे और उन्हें चोरी करके वो बाहर ले गए हैं। जब पुजारी गया तब उसे चोरी की वारदात का पता चला और उसने शिकायत की। जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो आया, उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आईजी से लेकर कलेक्टर, एसपी सभी वहां पहुंचे और पूरे चोरी के वारदात की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में वो फुटेज सामने आया है कि 2 अज्ञात चोर बोरियों को ले जा रहे हैं और एक बोरी रोपवे के पास भी मिली है, एक स्ट्रांग रूम के पास मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और इतने बड़े मंदिर में चोरी कैसे हुई इसकी जानकारी ली जा रही है और पूरा खोजबीन की जा रही है। पुलिस लगातार अपने सूत्रों से जानकारी हासिल कर रही है। जी, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी यहाँ पर बयान सामने आया। उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहना है कमलनाथ का? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जब इतने बड़े आस्था के केंद्र में चोरी हो रही है, कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है, तो अन्य जगह ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है और चोरी की जो रोजाना वारदातें हो रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई हो रही है। जब इतने बड़े धाम में, बिजासन धाम में चोरी हुई, सल्कनपुर धाम जो कि लोगों की आस्था का केंद्र है, माता के मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, जब वहां चोरी हो सकती है, वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित रहेगा, आम आदमी का घर किस तरह से सुरक्षित रहेगा, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर जो व्यवस्था है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर जहां पर बिजासन धाम में चोरी का मामला यहां पर सामने आया है। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक लेते